हेलो, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड स्टार्ट किया था, जिसमें बात किए थे चार्ज के बारे में, चार्ज का फॉर्मेशन कैसे होता है और चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ होता क्या है? कूलम्ब्स लॉ जो है, दो चार्जेस के बीच जो है, अगर दो चार्ज फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, फाइनाइट डिस्टेंस मतलब जिस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर दो चार्ज फाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो दोनों चार्जेस के बीच जो है एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है प्रोड्यूस होता है। ये कहता है कूलम्ब्स लॉ। यानी कूलम्ब्स लॉ के द्वारा हम दो चार्जेस के बीच इंटरेक्शन को निकाल सकते हैं। ये जो इंटरेक्शन है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर दो चार्ज को फाइनाइट डिस्टेंस पे रखें तो दोनों चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है प्रोड्यूस होता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इसका दो टाइप होता है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। तो अगर सिमिलर चार्जेस हो, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो दोनों चार्ज, तो रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा, या फिर निगेटिव निगेटिव हो तो भी रिपल्सिव, यानी एक दूसरे से चार्ज दूर जाना चाहेगा, रिपल्सन होगा दोनों में। लेकिन अगर दो अपोजिट फोर्स हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, डिसिमिलर चार्जेस हो, तो फिर इस केस में अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जब भी हम दो पॉइंट चार्ज को, अच्छा यहां पर एक वर्ड आया पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज का कहने का क्या मतलब है? आप लोग को ध्यान में रखना है कि कूलम्ब्स लॉ जो है पॉइंट चार्ज के लिए जो है अप्लाई होता है। तो पॉइंट चार्ज होता क्या है? पॉइंट चार्ज एक हाइपोथेटिकल जो है चार्ज होगा। मतलब कि अगर टोटल चार्ज किसी एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो, चार्ज का वैल्यू कुछ भी हो लेकिन चार्ज सिर्फ एक ही पॉइंट पे हो, तो उस तरह के चार्ज को कहेंगे पॉइंट चार्ज। इसको हाइपोथेटिकल क्यों बोले, काल्पनिक क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि एक ही पॉइंट पर बहुत ज्यादा चार्ज को रखना एक तरह से इम्पॉसिबल है, इसीलिए पॉइंट चार्ज हाइपोथेटिकल चार्ज होता है और पॉइंट चार्ज के लिए जो है कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास Q1 और Q2 नाम का दो पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस R है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, दोनों चार्ज को गुना करेंगे और इसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। यानी कि अगर किसी भी चार्ज का वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। सेकंड कहता है कूलम्ब्स लॉ कि जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो डायरेक्टली होगा Q1 Q2 के प्रोडक्ट के और इनवर्सली होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, अगर हम इसी फोर्स को कोई इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करें, इस दोनों रिलेशन को, तो एक जब भी हम रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहां पे एक कांस्टेंट लगाना होगा कि Q1 Q2 सामने लिखेंगे डायरेक्टली है और नीचे लिखेंगे R स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन हमारा आया F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां पर F जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पर K जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। R जो है डिस्टेंस है, Q1 और Q2 जो है आपको पता है चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई होता है।
ठीक है, तो बोलोगे और दूसरा भी होता है क्या, चार्ज। चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज भी होता है। अगर टोटल चार्ज एक पॉइंट पे हो तो उसको कहेंगे पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर हम एक बॉडी लें जो कि कंडक्टर हो, अगर इस बॉडी के ऊपर चार्ज कुछ रखें, जैसे 10 कूलम चार्ज रखें, ये टोटल जो चार्ज है इसके पूरे बॉडी पे फैल जाएगा। ठीक है, ये एक स्फीयर है, इसके ऊपर 10 कूलम का चार्ज रखें तो ये चार्ज क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे नहीं रहेगा, ये पूरे बॉडी में फैल जाएगा। इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ठीक है, तो इसका बात नहीं हो रहा है यहां पर, इसका बात अभी हो रहा है पॉइंट चार्ज के बारे में बात, क्योंकि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई होता है। तो हमारा इक्वेशन आया F = K Q1 Q2 by R²। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F = K Q1 Q2 by R², इसमें K को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसका कुछ वैल्यू भी होता है K का। K का वैल्यू होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आपको इस वैल्यू को जो है याद रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अगर ये Q1 और Q2 सिमिलर चार्ज है, बिल्कुल मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है या निगेटिव निगेटिव है, तो फिर दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन। और रिपल्सिव फोर्स को दिखाएंगे कैसे, तो ये जो Q1 है इसको अपने से दूर करेगा, यानी कि इस पे पुश करेगा। तो Q1 जो है Q2 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, इसको मान लेते हैं F21। 2 पर लग रहा है 1 के द्वारा फोर्स। ठीक है, अगर Q2 लगा रहा है Q1 पर, ये भी रिपल्सिव होगा, तो Q2 भी क्या करेगा, Q1 को पुश करेगा। अट्रैक्ट मतलब पुल करना, अपनी ओर खींचना, और रिपल्सन मतलब आप दूर भेजना अपने से। Q1 Q2 को दूर भेजेगा। ठीक है, इसलिए F21 को इधर दिखाएंगे, मान लेते हैं ये फोर्स। अच्छा, अब इधर वाले जो फोर्स है Q2 जो है Q1 को भी क्या करेगा, ये भी इसको दूर, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे F12। अब ये Q1 और Q2 पर दोनों जो फोर्स है उसका वैल्यू बिल्कुल एक जैसा होगा, यानी F12 जो है वो बराबर होगा F21 के। लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट होगा, यानी Q1 और Q2 पर फोर्स का वैल्यू बिल्कुल सेम होगा। ये जो F12 और F21 है इसी फोर्स को बोलेंगे। ठीक है, फोर्स का वैल्यू जो है इसी फॉर्मूला से निकलेगा। लेकिन फोर्स दोनों चार्ज के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, बट दोनों का वैल्यू जो है बिल्कुल सेम होगा। तो F12 इक्वल टू F21 तो बोलेंगे, लेकिन एक निगेटिव साइन लगा देंगे, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये निगेटिव डायरेक्शन में होगा, या फिर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, दूसरा फोर्स निगेटिव डायरेक्शन होगा। यहाँ पे निगेटिव साइन क्यों लगाए, क्योंकि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो है ये डिपेंड करता है मीडियम पे, डिपेंड्स ऑन मीडियम। अगर मीडियम चेंज हो जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, मतलब दो चार्जेस के बीच, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का वैल्यू भी जो है वो चेंज होगा। तो फिर K जो है इसका वैल्यू तो होता है 9 × 10⁹, लेकिन इसका अगर कोई भी मीडियम ना माने, वैक्यूम मान लें, तो वैक्यूम में जो है K का ये जो वैल्यू होगा, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1/4πε0। K को रिप्रेजेंट किया जाता है 1/4πε0, क्योंकि K का वैल्यू जो है मीडियम चेंज होने पर चेंज होता है। यहां पर जो इक्वेशन है ये 4πε0, इसमें ε0 जो है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं। इसका जो है वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होगा 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर
न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2। तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और इसका वैल्यू होगा 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2। तो आपको जो है ये वैल्यू भी याद रखना है। तो ये जो के का वैल्यू है ये वैक्यूम के लिए है, फ्री स्पेस के लिए है, वैक्यूम को ही बोलते हैं फ्री स्पेस। लेकिन अगर किसी मीडियम के लिए इक्वेशन बनाना हो तो फिर k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ एक और आएगा एप्सिलॉन r। ये जो एप्सिलॉन r है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये जो एप्सिलॉन r है इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये जो है मेन इक्वेशन है। जनरली क्या होता है, एप्सिलॉन r का जो वैल्यू है वो 1 हो जाता है। किसके लिए? वैक्यूम के लिए। तो अगर हम वैक्यूम के लिए निकालें k का वैल्यू तो एप्सिलॉन r 1 कर देंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी मीडियम के लिए निकालना होगा तो एप्सिलॉन r का यहां पे वैल्यू पुट करना होगा, तब k का वैल्यू निकलेगा। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इस फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखाएगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये जो है मेन इक्वेशन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। यहां पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है वैक्यूम का, एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी है मीडियम का, ठीक है। Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस है और r जो है वो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात आगे करते हैं कि ये जो Q1 Q2 के बीच जो फोर्स है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, वो न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है कि अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाए तो दूसरा भी जो है पहले पे फोर्स लगाएगा। तो Q1 और Q2 अगर सिमिलर चार्ज है तो Q1 Q2 पर रिपल्सन क्रिएट करेगा इस डायरेक्शन में, तो Q2 भी Q1 को सेम फोर्स से जो है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। वैल्यू तो इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो अगर ये F21 है तो ये F12, इसको लिखेंगे F12 इक्वल टू माइनस F21। लेकिन अगर अट्रैक्टिव फोर्स है जैसे Q1 Q2 एक पॉजिटिव हो और दूसरा एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव है तो क्या करेगा, या फिर उल्टा भी हो सकता है। तो ये Q1 Q2 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो Q2 के ऊपर फोर्स कैसे दिखाएंगे, अट्रैक्ट कैसे करेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो ये फोर्स ऐसे दिखाएंगे F21। Q2 भी क्या करेगा, न्यूटन का तीसरा नियम, Q2 भी Q1 को अपनी ओर खींचेगा, तो इसको ऐसे दिखाएंगे F12, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन है, F21 इधर है F12 उधर है। फिर से यहां पर एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा, लेकिन दोनों का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा। तो कूलम्स लॉ में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो न्यूटन के तीसरे नियम को, न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो है मोशन का, उसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो आपको ये सब जो है वैल्यू वगैरह भी याद रखना होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ठीक है। मेन जो है हमारा ये इक्वेशन है, इतने को बोलते हैं, ये जो है पूरा है इसी को k बोलते हैं, ठीक है। अगर मीडियम दिया हुआ है तो फिर एप्सिलॉन r का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में और आपको जो है वो पुट करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फोर्स का निकाल सकते हैं।